ईरान यूएस वॉर को 90 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अब भी ईरान दो न्यूक्लियर पावर्स के आगे डटा हुआ है। ईरान के बारे में मिलिट्री एनालिस्ट को सबसे ज़्यादा जो चीज़ हैरान करती है वो सिर्फ उसकी मिसाइल्स या उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा मुल्क जो दहाइयों से सैंक्शंस के नीचे दबा हुआ है, जिसको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं, फिर भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कायम रखता है। ईरान इंतहाई दौलतमंद ममालिक सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर वगैरह से कैसे मुख्तलिफ मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाता रहा, जो आगे चल के उसके इतना काम आई कि गल्फ स्टेट्स एडवांस फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रही थी। ईरान ने मिसाइल्स, अंडरग्राउंड टनल्स, पहाड़ी बंकर्स और डिस्पर्स्ड लॉन्च साइट्स पर तवज्जो दी। इस स्ट्रेटजी का बुनियादी मकसद जंग जीतना नहीं था, बल्कि दुश्मन के लिए हमला करने की कीमत इतनी ज़्यादा कर देना था कि वो हमला करने से पहले कई मर्तबा सोचे। इसी कॉन्सेप्ट को डेटेरेंस कहा जाता है। और यहाँ एक पहलू और भी देखना होगा कि इस लड़ाई ने जहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक को अपने डिफेंस सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज को री-इवैल्यूएट करने पर मजबूर कर दिया, वहीं पाकिस्तान को भी यकीनन कुछ नया प्लान करने को नजर आया। पाकिस्तान जैसे मिलिट्री पावर जो पहले ही अपना एक मुकाम रखती है, यकीनन अब अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स प्रोग्राम को ना सिर्फ मजीद मैस प्रोडक्शन पे लेके जाना होगा, बल्कि शायद कन्वेंशनल वॉर की सूरत में अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को रीअलाइन और मजीद ताकतवर बनाना होगा। ईरान यूएस वॉर को सामने रख के सऊदी अरेबिया और यूएई ने ईरान की स्ट्रेटजी को बहुत गौर से देखा। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी या एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देते। अगर मिसाइल्स छुपाए जा सकें, बचाए जा सकें और जवाब देने की सलाहियत रखते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कुव्वत बन सकते हैं। इसमें चाइना और रशिया का हिडन हैंड, जैसे कि रशियन सपोर्ट सिस्टम, बिलखसूस मिलिट्री सैटेलाइट्स तक रसाई, जिसके बगैर ईरान अपने टारगेट्स को बासानी हिट नहीं कर सकता था। इसी पस मंजर में हम सऊदी अरेबिया के मिसाइल्स प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं, जिसका आगाज़ 1987 में हुआ, जब सऊदी अरेबिया ने चाइना से DF-3A बैलिस्टिक मिसाइल्स हासिल किए। ये मिसाइल्स असल में न्यूक्लियर वॉर हेड्स ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उन्हें कन्वेंशनल पेलोड्स के साथ हासिल किया। उनकी रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर थी, जो मिडिल ईस्ट के बहुत से अहम शहरों तक पहुंच सकती थी। ये वो वक्त था जब दुनिया चौंकी और ईरान को भी महसूस हुआ कि उसे अपना डिफेंस वेस्टर्न पाबंदियों के बावजूद मजबूत करना होगा। बाद में 2007 के करीब सऊदी अरेबिया ने ज़्यादा एडवांस्ड DF-21 सिस्टम्स की तरफ रुख किया, जो पहले सिस्टम्स के मुकाबले में ज़्यादा एक्यूरेट थे। इन डेवलपमेंट्स ने एक नई मिलिट्री ब्रांच को जन्म दिया, जिसे रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स कहा जाता है। लेकिन मिसाइल सिर्फ इस कहानी का एक हिस्सा है। असल अहमियत उन बेसिस की है जहां ये सिस्टम्स तैनात किए गए। अल-वता, अल-सुलाइल, रानिया, अल-हारिक और अल-नबाहनिया जैसी फैसिलिटीज़ एक ही स्ट्रेटेजिक सोच को जाहिर करती हैं। अगर मिसाइल्स लोकेट नहीं किए जा सकते तो उन्हें तबाह करना मुश्किल हो जाता है, और अगर वो बच जाएं तो डिटेरेंस कायम रहती है। और ईरान ने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने मिसाइल्स अंडरग्राउंड छुपा दिए। खास तौर पर अल-वता बहुत अहम माना जाता है, जहां अंडरग्राउंड टनल्स, लॉन्च एरियाज, मिसाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। यहाँ एक और चीज़ भी बहुत अहमियत रखती है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल, जिन्हें फुली फ्यूल स्टोर किया जा सकता है और प्री लॉन्चिंग फ्यूलिंग बगैर किसी डिले के लॉन्च किया जा सकता है। और ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स की तादाद 2500 से 3000 तक बताई जाती है। दूसरी तरफ यूएई ने कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इख्तियार की है। अबू धाबी का एज ग्रुप खामोशी से डिफेंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ड्रोन्स बना रहा है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स डेवलप कर रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स कायम कर रहा है। यूएई का मकसद सिर्फ वेपन्स खरीदना नहीं, बल्कि उनकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेना है। आज गल्फ रीजन में जो तब्दीली नजर आ रही है वो सिर्फ मिसाइल्स की रेस नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। गल्फ स्टेट्स अब सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर रही, चाइना और इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इन पार्टनरशिप्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लेसर सैंक्शंस भी मिलती हैं। और फिर वो सवाल सामने आता है जो अक्सर खुलकर पूछा नहीं जाता। सऊदी अरेबिया मुसलसल कहता रहा है कि उनका न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं और रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस तब्दील होता है, तो ये बहस दोबारा उभर कर सामने आ जाती है कि मुस्तकबिल में गल्फ स्टेट्स किस हद तक जा सकती हैं। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक सोच को बदल दिया है। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए फॉलो करें हमारा चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।